हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 50 सीपीओ 2019 के एग्जाम में लास्ट शिफ्ट थी ये। इसके बाद सीपीओ 2019 का समापन हो गया था। तो इस शिफ्ट के अब हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और बताऊंगा आपको कि हम CHSL 2019 को कैसे कवर करने वाले हैं। अभी इस सीरीज में वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। टारगेट रहेगा हमारा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व करें, जिसमें आपको 18, 19, 20 SSC के सभी सेट, CGL, CPO, CHSL सब कवर कराया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन CGL 2020 के लिए बहुत अच्छी हो जाए। लेटेस्ट TCS पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैं सारे आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि 18 के बाद TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया। तो उसमें जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस कराता हूँ। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। ये दोनों स्कोर मैथमेटिक्स के हैं। और इससे पहले मैं 22 सेशन कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको CPO 2020 कंप्लीट करा चुका हूँ। CGL 19, CPO 19 इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। लास्ट सेशन है CPO 19 का, तो इसके बाद CPO 19 भी आपका डन हो जाएगा। 23 सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक के जितने भी सेशन हुए अभी आपको आई बटन पे वो दिख जाएंगे। बात कर लेते हैं कि हम CHSL 19 को कैसे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, टाइम रह गया कम, ठीक है। मेरा ट्राई है कि मैं 10 तारीख तक आपको सब निपटवा दूँ, 10 या हद 11 तक, क्योंकि 13 से तो आपके एग्ज़ाम ही शुरू हैं। तो मेरा जो मानना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चन जो CHSL 19 के कराऊंगा ना, वो सेट बेस्ड नहीं कराऊंगा। मतलब ये इस शिफ्ट में, ये इसमें, क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत होता है। मैंने देखा है कि 4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना यूनिक क्वेश्चन का सेशन लाने वाला हूँ। कैसे? मतलब अभी हम 23 सेशन में जो क्वेश्चन कर चुके हैं, वो क्वेश्चन अगर मुझे कहीं CHSL में दिखता है, मैं उसको नहीं लेकर आऊँगा, मैं उसे कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं इस सीरीज़ में। और जो क्वेश्चन मुझे यूनिक लगता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन यूनिक है, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया प्रैक्टिस सेशन में, और ये क्वेश्चन बंदे को आना ज़रूरी है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो 36 सेट थे, 36 सेट के कुछ 900 क्वेश्चन थे, 36 सेट के कुछ 900 क्वेश्चन, क्योंकि 36 सेट हैं। और आप मानकर चलिए कि 36 अगर शिफ्ट आई हैं तो उसमें एक मैथ्स के पेपर में 25 क्वेश्चन, तो 36 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन, मोस्टली सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होंगे। तो जोन से भी 200, 300, 400 क्वेश्चन यूनिक दिखेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। अब होगा कैसे ये, मैं कल और परसों दोनों दिन लाइव सेशन रखने वाला हूँ। अगर 300 क्वेश्चन हो गए तो मैं 3 दिन लाइव सेशन रखूंगा, नहीं तो 200 क्वेश्चन हुए तो मैं दो लाइव सेशन रखूंगा, कल और परसों शाम को 7 बजे, ठीक है। तो शाम को 7 बजे लाइव सेशन रखेंगे। वो क्वेश्चन हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और इसलिए करेंगे ताकि आप देखेंगे कि मेंस का जो एग्जाम होता है, CGL मेंस का जो एग्जाम होता है, आप देखोगे कि उसमें 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट में, मतलब वीडियो तो थोड़ी लंबी बनने वाली है, क्योंकि अभी तक हम 50 क्वेश्चन करते हैं एक शिफ्ट में। अभी हम 2 दिन में 200 क्वेश्चन करने वाले, मतलब एक शिफ्ट में, मतलब एक क्लास में हम लोग एक सेशन में 100 क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें समझाना, बुझाना, सारी चीज़ें वो मिला के आप मानकर चलिएगा कि 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लगने वाला है। तो आप लोग मस्ट ज्वाइन करें लाइव सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और लाइव ही ज्वाइन करें। आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई इंक्वायरी आती है किसी को पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं DI के क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि देखो CHSL के क्वेश्चन सबको पता है आसान होते हैं, ठीक है। 12th पास बच्चा ये एग्ज़ाम देता है। और दूसरी बात ये है कि DI का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको मेरे हिसाब से जो CGL 18 और CGL 19 में क्वेश्चन आए ना, वैसे ही पूछे जाने वाले हैं मेरे हिसाब से। बट क्योंकि 18 और 19 दोनों में सिमिलर DI के क्वेश्चन आए थे, चेंजिंग वगैरह हो सकती है, पर मैंने आपको CPO 19 और CPO 2020 के भी सारे करा दिए DI के क्वेश्चंस। तो CGL और CPO के जब मैंने आपको करा दिए, जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो जब मैंने आपको इतनी DI करा दी तो मेरे को लगता नहीं CHSL की DI करानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CHSL की DI लगभग इनके जैसी ही आई हुई है, ठीक है। तो DI के क्वेश्चन हम अवॉइड करेंगे। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊँ मैं आपको। 200-300 क्वेश्चन तो मिनिमम होने ही वाले हैं सॉल्व। और आज की क्लास के बाद
आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, आप देखोगे 23 सेशन ले चुका हूँ और उसमें 50 क्वेश्चन ईच सेशन में दिए, तो 11,050 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, 1500 का तो कमिटमेंट मैंने मिनिमम किया हुआ है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कल से CHSL के 2 या 3 सेशन होंगे, तो आप लोग लाइव सेशन में जुड़ें और लाइव सेशन में आनंद उठाएं, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, वहीं बैठकर प्रेशर भी पता लगेगा दिमाग पे कितना है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, और इससे पहले आगे बढ़े तो ये हमारा लिंक है, सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक तो चैप्टर अभी तक कराए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वाले सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर ले सारी जगह। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स कोर्स आपके लिए लाया गया है, जिसमें आप लोग CGL 2020 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मेंस तक हम सारा सिलेबस भी निपटा देंगे। फ्री प्रैक्टिस सेशन चलाए जाएंगे आपके लिए, और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम निकलते रहेंगे या कोई भी नोटिस निकलता रहेगा, उसके लिए कंटेंट आपको बना कर देता रहूँगा मैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे उसका PDF मिल जाते हैं, नोट्स का, क्लास जो कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक मिल जाता है, कोई वीडियो बनाता हूँ उसका लिंक मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सारी टेलीग्राम और फेसबुक पे मैं डालता रहता हूँ। और किसी को इंक्वायरी हो तो मेल ID पर मेल कर देना, डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन 13 दिसंबर जो कि लास्ट शिफ्ट थी, शिफ्ट 2 CPO 2019 एग्जाम की, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला सॉल्व द फॉलोइंग। देखो, इसको लंबा सॉल्व करने से अच्छा फिर इसके फैक्टर बनाने आपको ना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मतलब एक किस्म से आप मान के चलो कि इंजरी होने का चांस है एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको देखो फैक्टर बनाने मुश्किल हो जाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फैक्टर बनाने मुश्किल हो जाएंगे। आप क्या करो, इसमें ना वैल्यू पुटिंग से कर लो। आप देखो ABC की वैल्यू अगर मैं 1 1 1 रखूँ, तो आप देखो कि इसको सॉल्व करके 0 आएगा, इसको सॉल्व करके 0 आएगा, इसको भी सॉल्व करके 0 आएगा, और इसको सॉल्व करके आएगा 1। ठीक है, आपने अगर 1 नहीं आएगा 6 आएगा, सॉरी, आपने देखा ABC की वैल्यू अगर मैं 1 1 1 रखूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 आया। और अगर मैं इक्वेशन में रखूँ तो आपने देखा A B और C तीनों को जोड़ा तो 3 1 1 1 3 बार। फिर आपने देखा AB का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, BC का 1, C A का 1 हो जाएगा, फिर A इंटू B इंटू C। फिर आपने देखा 3 दिया 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो 0 0 0, अच्छा ये 6 नहीं होगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा हमने हावड़ी में कर लिया, मतलब हावड़ी इन द सेंस कि जल्दी में। ठीक है, आपने देखा ये 0 कैसे हुआ, 1 माइनस 1 कितना, 0 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो आपने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत की है, आप लोग खुद से करना, किसी वेरिएबल को 0 मान सकते हो, या फिर आपको पता है A + B + C और A + B + C का होल स्क्वायर -3 AB + BC + CA में डाल देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, AB एक कॉर्ड थी जिसको प्रोड्यूस किया गया C तक, सच दैट BC जो है वो रेडियस के इक्वल हो गई। अच्छा, C को ज्वाइन किया गया किससे, O से, O जो है सेंटर है। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया, और प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल एट D, तो C को इससे ज्वाइन किया सेंटर से और इसको प्रोड्यूस किया गया ताकि ये D पे मिले सर्कल पे। एंगल ACD आपको दिया है, कितना दिया एंगल, ये 32 डिग्री, और आपसे पूछा है एंगल AOD बताएं, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखो मैं आपको सीधा बताऊं, इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये वाला एंगल दे और आपसे ये पूछे, तो याद रखना ये जो एंगल होगा ना इसका 3 गुना होगा, मतलब आपका 96 डिग्री आंसर आ जाएगा। कोई जल्दबाजी में अगर करना चाहे और उसके क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी हो, वो देखे कि यार ये क्वेश्चन तो वही है जो सर ने बताया था और बताया था कि इसका 3 गुना होगा, तो मैं सीधा 3 गुना कर देता हूँ। ठीक है, पर क्रैमिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और किसकी नहीं क्रैमिंग पावर अच्छी तो वो क्या करे, वो इसको पूरी तरह सॉल्व करे। आपने देखा उसने बोला कि BC जो है ना रेडियस के इक्वल है, तो आपको पता है ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब जो BC है ना वो BO के इक्वल है। आपने देखा OA OB
OD, और यहाँ तक कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी जो होगा, ये वाले पॉइंट की बात ही नहीं हो रही तो अभी इसकी बात भी नहीं करते हम लोग। तो इसमें बोला है क्या, OB जो है, OA जो है, OD जो है वो रेडियस हमें दिख रहा है, और ये बोला है कि जो BC है ना वो रेडियस के इक्वल है, मतलब ये सारी साइडें आपस में इक्वल हो गई, मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OD इक्वल टू BC। फिर आपने देखा कि ट्रायंगल OBC में मैं बात करता हूँ, मतलब ये दो साइड इक्वल, तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर आपने देखा ये 32 तो एक्सटर्नल एंगल कितने का हो गया, आपने देखा 64 डिग्री का हो गया। फिर आपने देखा कि ट्रायंगल AOB में ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल, आपने देखा इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये, तो ये भी 64 हो गया। अब 64 128 डिग्री हो गया। और AOB ट्रायंगल में आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो जब आपने माइनस किया तो आपने देखा 52 डिग्री, मतलब ये आपके पास कितना हो गया 52 डिग्री। फिर आपने देखा कि ये लीनियर पेयर बना हुआ है, मतलब जो एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC का जो जोड़ है वो लीनियर है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है एंगल जो है 180 डिग्री बनता है। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आई, आपकी 52 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू 32 डिग्री आ गई, माइनस कर दो, आपने देखा कि 84 माइनस करना है, अगर 84 माइनस करोगे तो 96 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दो तरीके आपको बता दिया। देखो ये क्वेश्चन कितना कर दिया। अब आपको पता है ये जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है 0.007 इंटू 0.007, क्योंकि सारे समझ सकते हैं क्या कि 49 जो होता है 7 इंटू 7 होता है, और 2 0 1 में ले जाओ, 2 0 1 में ले जाओ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऊपर अगर मैं A को 0.013 मानूँ और B को अगर मैं 0.007 मानूँ, तो आप देखो ऊपर लिखा हुआ है A³ प्लस B³ और नीचे लिखा हुआ है क्या कि अगर देखूँ ये B² हो गया, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो A² हो गया, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो AB हो गया। तो आपने देखा A² प्लस B² माइनस AB, और A³ प्लस B³ लिखा हुआ है, तो आपको पता है A³ प्लस B³ होता क्या है, A प्लस B, A² प्लस B² माइनस AB, और नीचे भी लिखा हुआ है A² प्लस B² माइनस AB। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बस पॉइंट का एडजस्टमेंट ध्यान रखना कि आप यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे और यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो आप देखोगे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3, तो नीचे 1/1000 आएगा, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, फिर आप 13 और 7 के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 17 जो है वो किस किस का जोड़ है, आपने देखा 17 जो है ना वो 9 और 8 का जोड़ है, ठीक है। फिर आपने देखा कि 12 लिखा हुआ है, मतलब आपने देखा ये 2AB है, ठीक है, ये कितना हो गया 6√2। फिर आप देखो कि मैं ये बोल सकता हूँ इसको 3 इंटू 2√2, मतलब ये क्या लिखा है 6√2, और पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12√2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर मैं देखूँ कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अगर मैं देखूँ 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने देखा 8, और 9 और 8 का जोड़ा 17, मतलब ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट, आपने इसको खोला तो आपने देखा 9 प्लस 8 प्लस 12√2 आ जाएगा आपका, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। अब आपने देखा यहाँ से कितना आ जाएगा इतना। अब आपने देखा कि 1/3 प्लस 2√2 आ गया आपका, तो आप क्या करो यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा A प्लस B लिखा है, A माइनस B लिखा है, तो A² माइनस B² हो गया। आपने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, तो आपने देखा 3 माइनस √2 की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है ये कितना होता है 1.41, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होगा 2.82, और इसको घटाना है अब 3 से, तो 0.14 इज द करेक्ट आंसर। 0.14, एक सेकेंड, 14 नहीं आएगा, वेट, मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा कि 3 को 2.82 से अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे 1 अच्छा ये आ रहा है 0.18, ठीक है, तो 0.17 जो नियरेस्ट है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है साइड दे दिया ट्रायंगुलर पार्क की और उसका पैरामीटर। आपको पता है क्या कि पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। आपने देखा 3 साइड का रेशो दे दिया, तो देखा कि आपने रेशो का जोड़ करूँ तो कितना आ जाएगा, आपने देखा कि 25 और 29 कितना हो जाएगा 54 की आपको वैल्यू दी है कितनी 1080 मीटर। आपने देखा रेशो के हिसाब से पैरामीटर कितना आया 54 आ गया, और पैरामीटर दिया कितना हुआ इतना। आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अभी आपसे पूछा क्या एरिया बताओ, एरिया आप कैसे बताओगे। आपने देखा कि जो 12 है उसकी वैल्यू कितनी 240 मीटर, जो 17 है उसकी वैल्यू कितनी, आपने देखा कि 12 की वैल्यू इतनी
और 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 340 मीटर, और 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 मीटर। अब आपके पास 3 साइड्स आ गई किसकी, ट्राइंगल की। 3 साइड्स आपके पास ट्राइंगल की आ चुके हैं, तो आप एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको पता है एरिया जो होगा वो हीरोन्स फॉर्मूला से आ जाएगा। आपने देखा सेमी पैरामीटर कितना होगा, सेमी पैरामीटर आपका हो जाएगा 250, और 250 फिर 120 और 170 अगर मैं जोड़ूँ तो 540 हो गया। ठीक है, एरिया कितना आएगा, एरिया आपने देखा कि अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 0 2 0 3 4 5 6 0 हो गई, तो 3 0 तो ऐसी ही बार आ गई। ठीक है, और फिर आपने देखा 54 इंटू 3 है और ये 8 है, तो आप देखो कि अगर मैं देखूं कि ये लिखा हुआ है 27 इंटू 3 लिखा है। ठीक है, 27 इंटू 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा, बाहर 4 आ गया, और 27 इंटू 3 81 जो कि 9 आ जाएगा बाहर। तो आपने देखा कि ये जो होगा वो 36,000 एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या, हेक्टेयर में बताइए। 36,000 जो है वो क्या है, मीटर क्यूब। हेक्टेयर में पूछा है तो हेक्टेयर में 4 पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब 3.6 हेक्टेयर्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1/। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा वैल्यू रख सकते हैं 30, 45 और 60। ठीक है, रख सकते हैं, पहले अब तक रखते ही आ रहे हैं, तो अब इसको देख लो, अगर कभी सॉल्व भी करना पड़ जाए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos थीटा मान लो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा 1/1 माइनस साइन थीटा और 1/1 प्लस साइन थीटा का जोड़। तो आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन थीटा आया यहाँ से, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। फिर आपने देखा ये तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चला गया, ये कट गया। फिर आपने देखा ये गया, और फिर आपने देखा 2/cos थीटा की वैल्यू आपको 4 दी है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1/2, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। अब थीटा है 60 डिग्री, आपने देखा सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो आपने देखा ये लिखा क्या है, आपने देखा ये अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 3/√3, जिसको मैं बोल सकता हूँ कितना √3, तो 2 + √3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला है क्या, अ सम ऑफ एक्स अमाउंट इतना हो गया इन 2 ईयर्स और कंपाउंडेड 8 मंथ लिया। पहली बात तो आप लोग ये चीज़ समझे कि 2 साल है, मतलब 2 साल का मंथ क्या हो गया, 2 साल का मतलब क्या हो गया 24 मंथ। तो आपने देखा 24 मंथ की बात हो रही है, और आपको बोला है 8 मंथ लिया है, मतलब अगर मैं देखूं कि 24 मंथ को 8 मंथ में डिवाइड करना है तो कितनी बार होगा, 3 बार। आपने देखा 8 मंथ, 8 मंथ और 8 मंथ, 3 बार 8 मंथ आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपके 24 मंथ मतलब 2 साल हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि 12 महीने का आपको बोला है क्या 15% पर एनम, मतलब साल का जो ब्याज है वो 15% है, और आपको बोला है 8 मंथ लिया। तो आपने देखा 12 महीने की वैल्यू कितनी आ गई 15%, मतलब 12 महीने का ब्याज कितना 15%। आपको बताना है 8 मंथली का मतलब 8 मंथ का ब्याज। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15/12%, और आपने देखा 8 मंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इतनी। फिर आपने देखा 2 पे गया, 3 पे गया, 5 पे गया, तो आपने देखा 10%, मतलब अगर 8 मंथली चलेगा, मतलब अगर 8 मंथली ब्याज देखा जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा आपके पास 10%। अब ये रेट जो है 10%, ये 8 मंथली चल रहा है और ये लगेगा कितनी बार 3 बार। आपने देखा 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। ये क्या आ गया इंटरेस्ट, आपको पता है इंटरेस्ट निकलता है किस पे, प्रिंसिपल पे, तो डिनोमिनेटर में आ गया प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देख लो, आपने देखा प्रिंसिपल 10 और इंटरेस्ट 1 जोड़ दिया 10 में, तो कितना हो गया 11। ऐसा 3 बार होगा, ये 8 मंथ की बात, फिर ये 8 मंथ की बात, फिर ये 8। तो आपने देखा कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जब मैं कर दूंगा तो ये जो रेशो मेरे पास आया, ये किस चीज़ का रेशो आया, 2 साल का रेशो आया, कंपाउंडेड 8 मंथली का। ठीक है, अब ये रेशो कैसे आया वो बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा। मतलब रेशो नहीं, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मल्टीप्लाई करके कैसे निकाला वो मैं बाद में बताऊंगा जब CI आपको कराऊंगा। अभी के लिए ये जान ले, जब भी आपको रेशो का मेथड से सॉल्व करना है तो आपको 2 साल का निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल का निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि 3 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल और अमाउंट के सिर पे क्यूब कर दो, अगर 2 साल की होती तो ये हो जाता। ठीक है,
मतलब 2 साल की तब जब कंपाउंडेड एनुअली होता, 3 साल की तब जब कंपाउंडेड एनुअली होता, अभी 8 मंथली है, ठीक है। तो आपने देखा कि अमाउंट आपको दे दी कितनी, इतनी, आपने देखा अमाउंट की वैल्यू कितनी है, इतनी, आपने पुट कर दी, ठीक है। आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू जो वो आएगी आपके पास वो 98 आएगी, कितनी आएगी, एक सेकेंड, आपके पास 1 की जो वैल्यू आएगी वो 96 आ जाएगी, 9.6 सॉरी, ठीक है। आपने देखा 1 की वैल्यू 9.6 आ गई। अब आपसे पूछा प्रिंसिपल बताएं, मतलब एक्स बताएं, तो आपने देखा 1000 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9600 रुपये। अब यही क्वेश्चन है, देखो मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आप क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना और ऑप्शन ऐसे सब आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करो, आप थीटा की जगह फाई पुट कर दो, फाई की जगह थीटा। आपने देखा फाई तो फाई तो यहाँ है और थीटा यहाँ, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हुआ कैसे ये, तो पहली बात तो ये हुआ कैसे, तो आपको मान लेना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप मान लेना थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, ठीक है। तो थीटा अगर फाई के प्रोपोर्शनल है, मतलब फाई के इक्वल हो गया, तो फाई भी थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, तो थीटा की जगह फाई रख दो, फाई की जगह थीटा रख दो। और अगर किसी को पूरे प्रोसीजर से करना है तो वो देखे, ठीक है। अब आपने देखा कि मैं इसको साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ, ठीक है, टेन स्क्वायर फाई को। तो आपने देखा नीचे कितना हो गया 1। अब 1 को अगर मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देता हूँ, लगाए। आपने देखा कंपोनेंट और डिविडेंडो जब लगाया तो आपने देखा इधर तो हो गई ये चीज़, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, आपने देखा ऊपर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपने देखा 2 से 2 गया। फिर आपने देखा ये लिखा हुआ है क्या, कि अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, पहले मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, रेशो को रिवर्स कर दिया। आपने देखा ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जिसको आप 1 बोलोगे। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों का जोड़। तो हमने देखा ये जो लिखा हुआ है वो लिखा क्या हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब आपकी वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक सेकेंड वेट, ओहो आपने यहाँ पे माइनस को देखा नहीं, यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता, माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। थोड़ा कैलकुलेशन में एरर था, बाकी कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, बहुत किए हैं क्वेश्चन, मतलब मान के चलना 25 से 30 बार तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में बोला डीलर अलाउज अ डिस्काउंट इतना ऑन द मार्क प्राइस और इतना गेन करता है। आपने देखा कि चलो मान लिया कि मार्क प्राइस 100 है, तो डिस्काउंट कितने का दिया, आपने देखा कि डिस्काउंट दे दिया 25% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपने देखा सेलिंग प्राइस जो हो गया 75 हो गया। अभी बोला है कि इतने पे उसने 75 पे बेचने में उसने 20% लाभ कमा लिया, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा 100/120, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा 375/6, ठीक है। और मैं इसको फिर फर्दर काट भी सकता हूँ, पहले काट ही लेते हैं इतने को सॉल्व करने से अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा 5/6 तो यहीं से आ गया, फिर ये 3 पे जाएगा तो ये 25 और ये 3 पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 125/2 जो है आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अभी बोला है क्या, कॉस्ट प्राइस को अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, कर दो। आपने देखा कॉस्ट प्राइस जो है ये इतना है, इसको 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप लोग 125/2 को बोल रहे हो कि अपनी वैल्यू 20%, मतलब 100 में अपने आप को 20 जोड़ और इंक्रीज कर दे, अपने आप में 20 जोड़ और इंक्रीज करते। आपने देखा 100 में 20 जोड़ दिया, 120/100 आ गया। तो आपने देखा 6/5 हो गया, फिर ये 25 और ये कितना 3, तो आपने देखा 75 आ गया कॉस्ट प्राइस। अभी आपको बोला है क्या, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। तो पहले आपने देखा कि पहले प्रॉफिट कितना कमा रहा था, आपने देखा पहले 20% प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आया 75, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, आपने देखा कि 75 और इस पे कमाना है 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन को आगे से आगे सॉल्व करते जाओगे, आपकी वैल्यूज़ मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस होना चाहिए 90, अभी बोल रहा है डिस्काउंट कितना, तो आपने देखा 100 हमने मार्क प्राइस माना था, 90 पे बेचना है, तो डिस्काउंट कितना दिया गया 10%।
अब ये हाय हाय बहुत करा है, बहुत मतलब हद किया है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में ही हुआ है, मतलब लास्ट सेशन में हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। सबको आ गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन बोला 45% कैन कंप्लीट, ये देखो M1 D1 H1, और अब क्या बोला था, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क। आपने मान लिया कि W1 जो है वो 1 है, तो W2 कितना हो जाएगा, इसका 2/3, तो 1 का 2/3 कितना, 2/3 हो गया। D2 दे रखा है, H2 दे रखा है, पर M2 पूछा है, सॉल्व कर लो। आपने देखा कि कैसे बताई, ठीक है, 10 और ये हो गया 270, और 270 चलो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 9 पंजे और 5 दूनी, ठीक है, 6 हो गया, और 6 तिया, तो आपने देखा 3 × 8 24 आदमी चाहिए काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आगे आगे आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बोला पर्सन कैन सेव इतना, ये भी पिछले सेशन में आया। देखो सेव किया कितना, 25%, मतलब बेचा कितने पे, 75 पे। ओ सॉरी, मतलब सेव किया 25%, तो खर्चा कितना किया उसने खर्चा किया 75%, मतलब एक्सपेंडिचर और जो सेविंग का रेशो आ गया वो कितना आ गया, 3:1। आपने देखा क्या कि बंदा जो है 25% अपनी इनकम का सेव करता है, तो आपने देखा इनकम है अगर 100%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75%, मतलब एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो कितना आ गया, 3:1। अब आपको बोला है क्या कि इनकम जो है इंक्रीज हुई 20%। आपको पता है इनकम बीच में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग साइडों में, और सेविंग जो है वो सेम है, मतलब जितनी सेविंग स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट, मतलब सेविंग में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आपने देखा 0% आ जाएगा। आपने देखा क्या क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, उसकी इनकम अगर 20% इंक्रीज हो गई, स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब सेविंग में तो कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, मतलब सेविंग में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जितना वो पहले सेव कर रहा था अब भी उतना ही सेव कर रहा है। और आपको निकालना है एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हुई, तो आपने देखा 3:1 आ गया। अब आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। और यहाँ पे अब छोटी वैल्यू होता है, यहाँ पे बड़ी, अब बड़ी करनी है तो इसको इससे जोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा 20 को अगर मैं 20/3, जिसको क्या बोलेंगे 6 सही 2/3, तो 26 सही 2/3% जो है एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाएगी, मतलब बढ़ोतरी, ठीक है। क्वेश्चन बोला है अभी ट्रेवल्स, आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत किया हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है। अभी की 2 स्पीड दी, आपने देखा 2 स्पीड गिवन है क्या, 6 km/h और 4 km/h। आपने क्या किया, एलसीएम लिया, तो आपने देखा आपका डिस्टेंस कितना आ गया 12, और टाइम कितना आ गया, आपको पता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम हम ऐसे बना लेते हैं, क्या करते हैं, स्पीड 2 पता हो या फिर टाइम 2 पता हो। अगर स्पीड 2 पता है, डिस्टेंस और टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो आपके पास टाइम आ गया, और अगर टाइम दिया होता तो डिस्टेंस और स्पीड सेम तरीके से निकाली जा सकती है। अभी बोला है क्या, आपको बोला है कि ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 12 मिनट्स अर्ली, और फिर क्या हुआ कि अगर वो इतनी स्पीड पे चलता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। मैंने बताया था आपको हमारे टाइम का जो डिफरेंस होगा, आपने देखा टाइम का डिफरेंस कितना, 1, तो इनका जो डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। आपने देखा कि पहले मान लो ये टाइम जो है करेक्ट टाइम है पहुंचने का, आपने देखा ये जो है करेक्ट टाइम है पहुंचने का, पहले जो है 12 मिनट पहले आ रहा था, अब जो है 10 मिनट बाद आ रहा है, तो आपने देखा कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन में कितना फ़र्क पड़ गया, आपने देखा 22 मिनट का फ़र्क पड़ गया इन दोनों का, मतलब जो हमारे हिसाब से फ़र्क है वो कितना है, 1, और मतलब रेशो में कितना फ़र्क है, या फिर ऐसा बोलो हमारे हिसाब से टाइम में कितना फ़र्क, 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 22 मिनट का फ़र्क। आपने देखा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 2 की वैल्यू 44 आ गई, 3 की वैल्यू 66 आ गई, मतलब जब ये 6 km/h पे चला है तो ये 44 मिनट में पहुंच गया और 12 मिनट पहले पहुंचा है, तो आपने देखा कि जो रिक्वायर्ड टाइम था पहुंचने का वो 56 मिनट था। या फिर आपने देखा कि जब ये 4 km/h पे चला है तो ये 66 मिनट में पहुंच गया और 10 मिनट लेट पहुंचा है, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम था पहुंचने का वो आपने लेट टाइम माइनस कर दिया, कितने में से, 66 में से, मतलब 66 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट लेट है, तो आपने देखा एग्जैक्ट टाइम क्या है पहुंचने का, 56 मिनट, ठीक है। और फिर आप देखोगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपने देखा 1 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 22 मिनट, मैंने क्या किया
एक की वैल्यू 22 मिनट आई तो मैंने मिनट को आर में चेंज कर लिया, तो 22/60 आर लिख लिया। अभी एक की वैल्यू इतनी, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको 12 की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको यूनिट आर में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सारी आर में है। ठीक है, तो आपने देखा 22/60 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है? ये डिस्टेंस आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या स्पीड बताइए जो कि डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचा पाएगी। तो आपने देखा स्पीड क्या होता है, आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास कितना आया? डिस्टेंस आया इतना। ठीक है, और पर्याप्त टाइम है क्या पहुंचने का? आपने देखा पर्याप्त जो टाइम है वो 56 मिनट है। ठीक है, तो आपने इसको भी आर में चेंज कर लिया, तो आपने देखा 60 से 60 तो गया, फिर आपने देखा 11 और यहाँ पे आ गया 28, फिर आपने देखा 3 और यहाँ पे आ गया 7, तो 33/7 आ गया आपके पास। तो आपने देखा 4 सही 5/7 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ये स्पीड जो है अल्टीमेट स्पीड है जो कि बंदे को अभी को टाइम पे पहुंचा पाएगी। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, स्पीड आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं x² को a मान लूँ, ठीक है, और 8y² को अगर मैं b मान लूँ, तो आप देखो कि ये लिखा हुआ है a³ माइनस b³। ठीक है, आपको पता है 8 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 512। ठीक है, तो आपने देखा कि a की वैल्यू ये, b की वैल्यू, अब आपको पता है a³ माइनस b³ होता क्या है? a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab। अभी आप देखो कि a की वैल्यू कितनी? x², b की वैल्यू कितनी? 8y²। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया, a³ माइनस b³ है तो a माइनस b होता है, और a² प्लस b² प्लस ab होता है। ठीक है, तो आपने देखा पहली बात तो ये कि आपकी जो a की वैल्यू आई है, a की जो आपकी वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है? आपने देखा a की जो वैल्यू आई है वो -8 आई है। मतलब आप क्या बोलेंगे इसको? आपने देखा कि x² माइनस 8y², पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़े अगर, तो आप क्या कहेंगे कि a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x की पावर 4 और 64y² और प्लस ab। तो आपने देखा ab को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी आई? -8। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई आपके पास? b की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो आपने देखा b की वैल्यू भी -8 हो गई। ठीक है, आपने क्या किया? माइनस ऑफ इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, फिर c की वैल्यू आ गया 64 आ गई। अब आपसे पूछा a प्लस b माइनस c बताएं, तो आपने देखा a प्लस b और माइनस c, तो ये तो कुछ -80 आ जाएगा। ठीक है, तो -80 इज़ द करेक्ट आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिखने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको बस ब्रेक कर लेना है। अब देखो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं क्या ही सोचवा देगा बंदे को, पर सबसे आसान क्वेश्चन है। आपने देखा पाइप ए जो है 350 लीटर जो है 3.5 मिनट में भर देगा। तो आपने देखा कि 3.5 मिनट मतलब 7/2 मिनट, 7/2 मिनट लगेंगे कितना? 350 लीटर भरने में। तो आपने देखा कि 1 मिनट में ये कितना भर देगा? आपने देखा 1 मिनट में 100 लीटर भर देगा। कौन? पाइप ए। फिर आपने देखा पाइप बी जो है वो 1 मिनट में कितना भर देगा? आपने देखा कि 8 सही 2/3 मिनट में, मतलब 26/3 मिनट में ये 780 लीटर भर देता है। तो आपने देखा कि 1 मिनट में ये कितना लीटर भर देगा? आपने देखा 1 मिनट में ये 90 लीटर भर देगा। अभी बोला है हाउ लॉन्ग इन मिनट विल इट टेक टू फिल अ टैंक ऑफ इतना कैपेसिटी इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। आपने देखा कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो 1 मिनट में ये कितना भरेंगे? आपने देखा दोनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में ये भरेंगे 190 लीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1615 लीटर कितना टाइम में भरा जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा कि 1 लीटर 1/90 मिनट में भरा जा रहा है। यहाँ पे लिख लेना है 1 मिनट। ठीक है, और फिर आपने देखा कितने लीटर भरना है? 1615 लीटर। तो आपने देखा 1615/90 190 मिनट में भरा जाएगा। तो 19 पे अगर ये देखें तो कितने पे जाएगा? पहले तो ये जाएगा 8 पे 152। ठीक है, और फिर 95 तो 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 85/10। और फिर अगर आप देखो तो ये 2 पे और ये 17 पे, तो 8 सही 1/2 आ जाएगा। मतलब
8:1/2 मिनट लगेंगे इनको भरने में। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द ग्राउंड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर। तो आपने देखा ये टावर हो गया, ठीक है, इनके ऑपोजिट साइड पे है, और ए इज क्लोजर टू अ फुट ऑफ टावर बाय 42 मीटर देन बी। तो आपने देखा ए जो है पास है और बी जो है वो थोड़ा दूर है, किससे, टावर से, और कितना दूर है, ए से 42 मीटर ज़्यादा। तो अगर इसकी वैल्यू एक्स है, किसकी, ए वाले की, टावर से, तो आपने देखा बी वाले की कितनी हो जाएगी, x + 42, ठीक है। फिर आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए एंड बी। तो आपने देखा ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60 और इससे कितना बना 45। तो आपने एक चीज़ देखी पहली बात तो कि 45 की ट्राइंगल है। अब 45 की ट्राइंगल है तो आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है, मतलब अगर एक की वैल्यू ये है तो यहाँ पे भी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 42 मीटर। फिर आपने एक चीज़ देखी, क्या आपने देखा कि 60 डिग्री वाली में क्या होता है, 1 और √3 का चक्कर होता है, ठीक है। तो आपने देखा एक की वैल्यू ये, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा एक की वैल्यू x, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। तो आपने देखा कि अगर इसके हिसाब से दिया गया तो टावर की लेंथ कितनी आ गई, √3x, और इसके हिसाब से कितनी आ गई टावर की लेंथ, x + 42। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई 42, √3 - 1, और √3 - 1 का अगर रैशनलाइज आप कर दो तो आप देखोगे कि a² - b², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, √3 + 1। तो आपके पास यहाँ से हाइट ऑफ टावर आपसे पूछा है, अच्छा हाइट ऑफ टावर पूछा है तो आपको x + 42 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो आप x की वैल्यू देखें कितनी आई है, ठीक है। आपने देखा x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2.732, तो x की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करके 57.4 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 57.4। अब आपको x + 42 जो कि लेंथ ऑफ टावर है इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 57.4 और यहाँ पे 42, तो 99.4 मीटर इज द करेक्ट आंसर, मतलब C जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ABC AB = AC, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट BD = तो आपने देखा कि D जो पॉइंट है वो AC पे है, तो आपने मान लिया कि ये पॉइंट होगा D और BD जो है DC के इक्वल है। अच्छा, और AB की आपको लेंथ दी है, AB की आपको लेंथ कितनी दी 12.5 सेंटीमीटर और BC की दी आपको 5 सेंटीमीटर। अभी आपको बोला है CD बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि आप लोग ना इसमें ट्राई करें कि इसमें सिमिलैरिटी ढूंढें। कैसे ढूंढेंगे, आपने देखा कि ये दोनों साइड इक्वल तो इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल, ठीक है। फिर आपने देखा AB = AC है, तो अगर AB = AC तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मतलब एंगल ACB जो होगा वो एंगल ABC के इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के भी इक्वल होगा, ठीक है। आपने क्या देखा, पहले तो आपने देखा कि ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड BDC, ठीक है, और अगर अच्छा BD = BC है ना, सॉरी मिस्टेक, मैं भी सोचूं कि दोनों इक्वल कैसे हो गए। तो पहले तो आपने देखा क्या, आपने देखा ट्रायंगल ABC में अगर बात करूं तो AB = AC है, तो मतलब ये वाला जो एंगल आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोलिए BD = BC, तो आपने देखा BD के सामने कौन सी साइड, आपने देखा BD के सामने जो साइड है वो ये वाली है, तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, अभी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करें। आपने देखा कि अगर मैं एक चीज़ देखूं यहाँ पर, अगर मैं ट्रायंगल ABC की सिमिलैरिटी ढूंढूं ट्रायंगल BDC से, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि एंगल ABC जो है वो कौन से एंगल के इक्वल है। आपने देखा एंगल ABC जो है
वो एंगल बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें ना कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। एक मिनट, लेट मी चेक। ए बी इक्वल टू ए सी, टी जो पॉइंट एच पे है वो सच दैट इतना, तो इसकी साइड बताना, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी, तो बी डी सी में तो क्या क्या ट्राइंगल, एक तो एंगल कॉमन ही हो गया, एंगल सी कॉमन हो जाएगा, और एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के इक्वल हो गया। ए बी सी एक तो इसके इक्वल और ये वाला भी इसके इक्वल। चलो इसका क्वेश्चन मैं रिव्यू कर लूँगा एक बारी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। और मैं भी ट्राई करूँगा, कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, फाइनली इस पे पॉइंट लेंगे कोई, ठीक है। अभी थोड़ा सा पता नहीं, ज़्यादा अगर सोचेंगे तो आएगा नहीं अभी तो, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको इसको बता दूँगा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है पाइप ए जो है टैंक को भरता है 18 मिनट में, और पाइप बी जो है वो 22.5 मिनट मतलब 45/2 मिनट में भरता है, और पाइप सी जो है वो खाली करता है कितने टाइम में, 12 मिनट में। आपने देखा ये कर रहा है फिल, ये भी कर रहा है फिल, और ये कर रहा है एम्प्टी। आपने देखा कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आपने देखा, तीनों जाएंगे किस पे, आपने देखा कि तीनों जो है ना 180 पे चले जाएंगे, ठीक है। आपने देखा 18 यहाँ पे 10 आ जाएगा, 45 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15। क्वेश्चन में देखा आपने ए एंड बी आर टुगेदर ओपन फॉर 6 मिनट्स। आपने देखा 1 मिनट में कितना भरेंगे 18, तो 6 मिनट में कितना भर देंगे, आपने देखा 6 मिनट में जो है 108 भर देंगे। अब इन्होंने 108 भर दिया और फिर इन दोनों पाइप को बंद कर दिया गया। अब सी को ओपन किया गया, सी अकेला कितने टाइम में खाली कर देगा, आपने देखा 108 जो भरा गया है सी अकेला 1 मिनट में 15 खाली करता है, तो 108 कितने टाइम में खाली कर देगा। आपने देखा कि 3 पे अगर मैं काटूँ इसको तो ये जाएगा 3 और 6 36, तो 7 सही 1/5 मिनट में खाली कर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ अ नंबर। आपने देखा 38% है किसी नंबर का, आपने मान लिया नंबर जो है 100% है, उसका 38% और 22% का जो डिफरेंस है, आपने देखा कितना डिफरेंस है 16%। 16% की आपको वैल्यू दे दी 3200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 आ गई। अभी बोला है 15.5% की वैल्यू बताएं, तो 15.5% की बता दो फिर 15.5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपने देखा कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक तो 30 और फिर 31 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और टेंजेंट जो है ए और सी पे है, तो आपने मान लिया ये ए हो गया, ये सी हो गया, और इंटरसेक्ट करते हैं टेंजेंट पी पे, तो आपने देखा ये पी हो गया, और ए बी सी की आपको लेंथ दी है, ठीक है। तो ए बी सी की आपको लेंथ दिया, तो आप मानो पहले तो पॉइंट कौन सा होएगा, पहले तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करो। क्वाड्रिलेटरल को आप कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से कुछ जाता होगा, ठीक है। तो आपने देखा पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुई है। अब आपने देखा कि आपने बी मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। आपने देखा ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी, तो आपने इसको ऐसे चला दिया, फिर टेंजेंट जो है इतने पे, तो एंगल ए बी सी की आपको वैल्यू दे दी कितनी 98 डिग्री। अभी आपको बोला है कि इंटरसेक्टेड पी, ओके। अभी आपको बोला एंगल ए पी सी की वैल्यू बताओ, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। पहली बात तो आपने देखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको पता है आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 98 तो ये कितना हो गया आपको पता चल गया, ये 82 डिग्री हो गया। और अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे सेंटर है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे सेंटर है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूँ AC जो कॉर्ड है, मतलब AC को कॉर्ड मान के अगर मैं सेंटर पर ज्वाइन कर दूँ, तो आप देखोगे कि कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है उसका 2 गुना एंगल बनाती है, किस पे, सेंटर पे। तो आपने देखा ये कितना एंगल हो जाएगा 164। अब ये 164 हो गया, और ये दोनों टेंजेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये थर्ड लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन कराया था उसमें आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है,
डिविजिबल वाला। आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन भी थर्ड लास्ट सेशन में ही था शायद। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय इतना इतना, मतलब इन नंबर से डिवाइड करें तब तो रिमाइंडर थे 4 का, पर आपने बताना है क्या कि k की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं, एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर आपको बताया था मैंने, फिर मैंने आपको बताया था कि इसको स्प्लिट करना है आपको, ठीक है। एक तो 11 का मल्टीपल बनाना है, फिर k की वैल्यू छोटी रह जाएगी पुट करने में, और वो नंबर जो है x का, मतलब जो x नंबर है वो 11 का डिविजिबल पूरे का पूरा होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट ऑफ x आपसे पूछा है, ठीक है। मतलब अगर 8, 9, 12, 14, 36 पे अगर डिवाइड करें तो आना चाहिए रिमाइंडर 4, पर 11 पे एग्जैक्टली कटना चाहिए, और मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो 4 है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में बहुत किया क्वेश्चन। आपने देखा मेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इतना इतना, तो आपने देखा A/B कितने अनुपात में, 5/3 में। आपने देखा 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट। आपने देखा, पहली बात तो आपको सबको एक चीज़ पता होगी क्या, कि बर्तन में मान लीजिए पहले जो सॉल्यूशन है वो 5/2 में है, ठीक है। अभी क्या किया हमने, क्या किया, मिल्क और वाटर का रेशो देखा कितना, 5/2 में। हमने देखा कि इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल ली, आपको पता नहीं कितने निकाली, तो फाइनल जो क्वांटिटी आपके पास बची उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो सेम रहने वाला है, और जितनी क्वांटिटी निकाली तो उसमें मिल्क और वाटर का सेम रेशो रहने वाला है। आपने देखा पहले इनिशियली जो थी वो कितनी थी रेशो, 5/3। अभी 10 लीटर निकाल दिया सॉल्यूशन का, तो मैंने आपको बताया क्या कि निकाली हुई वैल्यू में भी रेशो 5/3 रहने वाला, और निकालने के बाद जो वैल्यू रह गई उसमें भी आपको सॉल्यूशन में जो लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशो दिखेगा वो 5/3 होगा। अब आपने देखा 5/3 हो गया निकालने के बाद, ठीक है। तो आपने देखा अब रिप्लेस किया गया सेम क्वांटिटी ऑफ बी, मतलब आपने एक चीज देखी कि सॉल्यूशन निकाल लिया, अब इसमें क्या किया, बी डाला है, ठीक है। तो रेशो कितना बन गया, 10/11। आपने देखा डाला क्या है, बी, मतलब ए तो उतने का उतना है, मतलब निकालने के बाद जितना ए था उतना ही ए तब है जब बी को डाल दिया, क्योंकि ए तो डाला ही नहीं, तो आपको ए की वैल्यू इक्वल बना दो। आपने ए की वैल्यू इक्वल बनाई तो आपने देखा ये हो गया 10/6, 10/11। आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को इक्वल बनाया। अब आपने देखा कि बी कितना डाला है, आपने देखा रेशो के हिसाब से बी डाला है 5, और क्वेश्चन में बोला है कि 10 लीटर निकाला था और 10 लीटर डाला है, तो आपने देखा बी कितना डाला है, 10 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लीटर। आपसे पूछा क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब क्वांटिटी बतानी है इन लीटर में ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेसल वाज, तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। आपने देखा कि आप इसकी वैल्यू बताएंगे 21 की वैल्यू, तो 42 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर क्वांटिटी इनिशियली तो मुझे ये दिख रही है, भाई ये क्वांटिटी तब की है जब उसने निकाला था 10 लीटर, मतलब अगर आप वैल्यू निकालो 16 की तो आप देखोगे 32 लीटर आएगा, पर ये तब की वैल्यू है जब 10 लीटर उसमें से निकल चुका था, तो आप 10 लीटर ऐड कर दो तब भी आपका 42 लीटर आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डिस्टेंस पूछा है, आपने देखा 2 स्पीड है, ठीक है, 2 स्पीड है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, टाइम कितना आ जाएगा 120/40, 120/3। तो आपने देखा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। हमने देखा डिस्टेंस और टाइम हमारे हिसाब से इतना आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटायर जर्नी में 6.3 आवर लगे। आपने देखा जाते हुए टाइम लगा 3, आते हुए लगा कितना 4, तो आपने देखा कि हमारे हिसाब से टाइम लगा 7, क्वेश्चन में दिया है कितना 6.3, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.9। अभी आपसे पूछा डिस्टेंस हमारे हिसाब से कितना है 120, 120 की वैल्यू निकाल लो, तो आपने देखा 108 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। मान लीजिए पहले वो बिका कितने का, 100 का, अब अगर उसको 4/5 प्राइस पे बेचा जाता है, तो आपने देखा 4/5 कितना हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, मतलब अगर इसको 80 में बेचा जाए तो लॉस हो जाएगा कितने का, आपने देखा लॉस हो जाएगा कितने का, लॉस हो जाएगा 10% का। तो लॉस अगर 10% का हो गया, 100% कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपने देखा 90% पे अगर ये बिका अपने प्राइस के, अगर ये 90% पे बिका तो ये कितने रेट पे जा रहा है, 80 पे। आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आपने देखा कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 800/9 आ जाएगा, ठीक है। आपको बोला एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली, इनिशियली कितने में बेचा था, 100 पे। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना आ गया, आपने देखा प्रॉफिट जो आएगा वो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो आपने देखा प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ गया, ये कितना होगा 900 माइनस 800, तो ये कितना हो गया 100/9, 800/9, तो ये 1/8 इंटू 100, तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी भी रूल सबको पता है, 3 का भी पता है, तो चेक कर लो पहले तो आप ये देखो कि 3 पे जा रहा कि नहीं जा रहा, 6,
और 3 9, इनका तो वही ख़त्म, ये 6 और ये 3 3, 4 और 3 7, 5 12 और 1 13, 3 पे तो ये जा नहीं रहा, ठीक है। एक बारी दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, 3 पे तो ये जा नहीं रहा। अब 11 पे देख लेते हैं। आपने देखा 11 पे 1 और 6 7 और 2 9 10 13 16 17, 8 12 14 18 23, तो 17 में से 23 गया 6, मतलब ना 11 पे जाता, ना 8 पे जाता, ना 3 पे जाता, ठीक है। तो नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11। आपको पता है ना कि जब सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसिंग डिजिट अगर 0 आए या 11 के आए, के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 2 3 4, तभी ये 11 पे डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, कर लेना, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत कराइए आपको। क्वेश्चन में दिया था एवरेज एज, आपने देखा एवरेज एज 24 स्टूडेंट की कितनी है, इतनी। तो आपने देखा टोटल एज कितनी हो गई 24 स्टूडेंट की, आपने देखा टोटल एज जो हो गई ना वो 15.5 × 24 हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 15.5 × 24 अगर मैं करूं तो ये आपके पास कुछ आएगा, छोड़ो ऐसे ही रहने दो। आपने देखा था एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन, आपने मान लिया कि एज ऑफ टीचर कितनी है x, तो आपने देखा एज ऑफ टीचर जो है वो 24 ईयर ज़्यादा है मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। आपने देखा कितने साल ज़्यादा है, 24 ईयर्स ज़्यादा है, किससे, एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट। आपने देखा 24 जो स्टूडेंट है उनका टोटल एज कितना आ गया, इतना, और टीचर का एज कितना, आपने माना x, ठीक। और फिर आपने देखा कि ये टोटल एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर आ गया। और अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर से, तो आपने देखा 24 स्टूडेंट थे और 1 टीचर है, तो टोटल नंबर ऑफ बंदे हो कितने गए, 25। अब ये जो आया आपके पास क्या आ गया, एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा x - 24 हो गया, x - 24 और 15.4 × 24 प्लस x बाय 25। तो आपने देखा इधर लिखा हुआ है 25x - 25 × 24 और इधर लिखा है 15.5 × 24 प्लस x। तो आपने देखा 24x तो इधर से हो गया और इधर कितना आ जाएगा, 24 को अगर मैं कॉमन लूँ तो 40.1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 40.1 होगा कि 40.5 हो जाएगा, सॉरी। तो x की वैल्यू जो है 40.5 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। एज जो है टीचर की वो कितनी आ जाएगी, 40.5। आपको रेशो ऑफ वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, हाइट का रेशो दे दिया, और आपसे पूछा है क्या, रेड डी का रेशो बताएं ए एंड बी। आपको पता है पहली बात तो वॉल्यूम जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट का स्क्वायर। तो हाइट जो होगी वो नीचे आ जाएगी, तो रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो वॉल्यूम बाय हाइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आसान तरीका तो क्या है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें। ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि रेडियस का जो रेशो आएगा वो अंडर रूट में आएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू गलत, ठीक। उसके बाद वॉल्यूम ऊपर रहना चाहिए, तो आपने देखा रेडियस ऑफ ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए बाय हाइट ऑफ ए हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए ऊपर रहना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो ऊपर रहनी चाहिए, एक्स की वैल्यू तो है ही ऊपर, ठीक है। और हम x और a को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में, x बाई ए करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे किया, आपने देखा रेडियस ऑफ a बाई रेडियस ऑफ b जो आएगी वो वॉल्यूम वो ऐसे आ जाएगी। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी का एक्स वाई का रेशो और हाइट ऑफ बी कितनी, बी और ए, तो ये क्या स्क्वायर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी अंडर रूट वाई ए हो जाएगा, मतलब अंडर रूट एक्स बी बाई वाई ए हो जाएगा। अब ये बोला है और इन सेंटर आपसे पूछा है, तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 113 डिग्री। लेंथ का ब्रेड्थ का रेशो दिया है, हाइट दे दी, एरिया ऑफ फोर वॉल जो है आपके पास इतना है, वॉल्यूम पूछा है। देखो पहली बात तो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसकी वैल्यू आपको दे दी। आपको बोला है हाइट कितनी है 3.5, आपने देखा हाइट 3.5 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 7, तो ये गया 30 पे। अब लेंथ
2x, ब्रेड्थ x मान लो तो ये 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मतलब लेंथ कितनी हो गई आपके पास, लेंथ जो है 20 हो गई और ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो गई 10। आपसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 700 आएगा क्योंकि 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, तो 700 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स इतना, जो कि 75 मिनट और 48 मीटर अवे हैं, 75 मीटर और 48 मीटर अवे हैं बेस से। किसके बेस से, पोल के बेस से, और अल्फा और बीटा डिग्री एंगल बनाते हैं और अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री। ओहो, मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए तो हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ पोल जो होगी वो अंडर रूट ए बी, और ए बी क्या होंगे, ए और बी वो पॉइंट होंगे जो डिस्टेंस बताएंगे, क्या मतलब ए और बी डिस्टेंस होंगी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जहाँ से, उसकी जो फुट ऑफ टावर है उससे लेंथ बताएंगे। ठीक है, मतलब ए और बी जो है वो लेंथ है उन पॉइंट्स की जो कि फुट से कितनी कितनी दूर है। तो आपने देखा ए की वैल्यू कितनी 75, बी की कितनी 48, हमने सॉल्व किया तो 25 से 5 बार आएगा और 144 से 12 बार आएगा। तो आपने देखा 60 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा ना तो पूरा आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे है। अभी के लिए याद रख ले क्या, कि एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से आपको दिया है, उन एंगल ऑफ एलिवेशन का जोड़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, और आपको पूछेगा हमेशा हाइट बताइए और आपको उन 2 पॉइंट्स का फुट ऑफ टावर या फुट ऑफ पोल से लेंथ दे देगा कि इतनी इतनी दूर है। ठीक है, आपके पास हाइट आ जाएगी बड़े आराम से। आपसे पूछा है क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, तो आपने देखा डायमीटर अगर d है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो गई 2r, डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2r। तो आपने देखा कि सर्कुलर मान लो ऐसा है तो इसके पास एक और सर्कुलर रीजन है। ठीक है, सर्कुलर पाथ का आपको एरिया पूछा, मतलब इसका एरिया पूछा है। आपने देखा कि डायमीटर की वैल्यू दिया, डायमीटर d है तो रेडियस कितनी हो गई 2r हो गई। तो आपने देखा ये r और इधर से ये r, मतलब रेडियस जो है वो आपके पास r आ गई। ठीक है, क्योंकि डायमीटर जो है वो कितना है 2r। हमने देखा रेडियस जो है आपके पास r आ गई। अभी आपको बोला है कि x मीटर वाइड है, ये x है। ठीक है, तो आपसे पूछा एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ सबको पता है पाई r प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपने बड़े सर्कल का एरिया निकाला, फिर छोटे का माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। छोटे का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, बड़े का क्या है पाई आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी अगर मैं करूँ तो 2r प्लस एक्स है और a माइनस बी करूँ तो x है। तो आपने देखा पाई x अगर मैं देखूँ तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी d प्लस एक्स। तो पाई x d प्लस एक्स, मतलब a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन बोला था मार्क प्राइस दे दिया और इतने पे बेच दिया, बताओ कितनी बार करें। आपने देखा 250 डिस्काउंट दे दिया 20%, मतलब बेचा कितने पे 80% पे, मतलब 4 पे 5 पे। तो आपने देखा पहली बार के बाद, मतलब पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना आया, इतना आया। अब आप एक चीज़ देखोगे क्या, अब आप देखोगे 200 से वैल्यू बनी है इतनी, तो आप देखो डिस्काउंट कितना आ गया। आपने देखा कि डिस्काउंट जो आया है ना वो करीबन 14.4 आया है, और 14.4 जो है वो कितनी परसेंट की वैल्यू होगी, 7.2% की। तो आपने देखा 7.2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। आपने माना कि ए की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, तो इसकी कितनी हो गई 300% ज़्यादा होगी। मतलब 100 में 300% ज़्यादा, मतलब 400% की वैल्यू होगी। 100 में 300% ज़्यादा बोला है, 100% इसकी खुद की वैल्यू 300 ज़्यादा है, तो आपने देखा कितनी हो गई 400%। तो ए और बी का जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो कितना है, इतना। नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ ए जो इंक्रीज हो रही है हर साल इतना, पॉपुलेशन इतनी डिक्रीज हो रही है। और 2 साल बाद क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इक्वल हो गई, एक्स की वैल्यू पूछी है। आपने देखा ए की पॉपुलेशन इतनी, अभी हर साल इंक्रीज हो रही है x%। तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू और x% का इंक्रीमेंट। तो आपने देखा 100 प्लस एक्स बाई 100 से मल्टीप्लाई। फिर आपने देखा b जो है इतना है, तो 100 माइनस एक्स बाई 100 और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने स्क्वायर लिख लिया सीधा। फिर आपने देखा कि ये जो लिखा है ये 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कट गया, तो 100 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी, 4 दे दी। तो अगर मैं 2 हटाऊँ यहाँ से, मतलब काटना नहीं है, हटाना है, ठीक है।
तो अगर मैं 2 यहाँ से हटा दूँ तो आप लोग क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से 2 हटा रहा हूँ तो ये अंडर रूट चला गया, मतलब 2 आ गई वैल्यू। तो आपने देखा 100 + x = 200 - 2x। तो आपने देखा 3x की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100/3, जिसको आप क्या बोलोगे 33 सही 1/3, मतलब ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है A is twice as efficient as B, ओके। C is thrice as efficient as B, ओके। आपने देखा A/B/C अगर मैं लिखूं तो 2/1/3 आ गया। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 days। आपने देखा जिसके दिन दिए हैं उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा ABC के दिन दिए थे कि ABC साथ में मिलकर काम करे तो 5 दिन में खत्म कर देंगे। तो आपने देखा ABC का रेशियो ऑफ एफिशिएंसी जोड़ के आ कितना गया 6। तो आपने देखा ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अभी ये हो चुका है आपके पास टोटल वर्क। क्वेश्चन बोला है A and C वर्क टुगेदर फॉर 5 days, वो 5 दिन काम करता है। आपने देखा A और C की एफिशिएंसी का जोड़ कितना 5 और काम कितना दिन कर रहा 5। तो आपने देखा कि वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क है 30, जिसमें से 5 × 5 काम हो चुका है, 5 काम ये कर चुके हैं, ठीक है। आपने देखा कि यार दोबारा बोल देता हूँ, यही रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है, यही 1 डे वर्क है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में अगर A और C 2 और 3 5 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना कर देंगे, आपने बताया कि 25 कर देंगे। काम कितना रह गया 5। अब B को इतना काम अकेले करना है, तो आपने देखा B जो है एक दिन में एक काम करते हैं, या फिर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आप इसके डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 5 days आ जाएगा। अभी B को 5 काम करने के 5 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है B, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट खोलेगा। आपने देखा 2 नंबर है, उनका HCF जो है वो कितना है 81। तो आपने देखा कि यार HCF तो कॉमन है, मतलब जो नंबर होगा ना, पहला नंबर भी 81 का मल्टीपल होगा, दूसरा भी 81 का, क्योंकि जो HCF है मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो 81 है। तो आपने देखा कि जो अनकॉमन फैक्टर है वो क्या है A और B। तो आपने मान लिया पहला नंबर जो है 81 है, दूसरा नंबर क्या मान लिया 81B। आपने देखा इन दोनों का जोड़ आपको बोला है कितना 1215। तो आपने देखा A + B की वैल्यू कितनी आ गई 1215/81, जिसको मैं क्या बोलता हूँ 15। अब 15 तब बन सकता है जब यहाँ पे 1 और 14 हो, ठीक है, 2 और 13 हो। 3 और 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 और 12 अगर आप देखोगे तो आप देखोगे दोबारा एक और HCF तैयार हो रहा है, क्या 3 का, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब 3 और 12 कट गया, 3 12 और फिर 4 और 11, ठीक है, और 4 और 11 और 5 और 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 10 में फिर एक HCF तैयार हो रहा है, क्या 5 का। तो आपने देखा 81 × 5 हो जाएगा टोटल HCF, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 5 और 10 की वैल्यू भी कट, 3 12 की कट। तो आपने देखा 5 और 10 नहीं होगा। अब 6 के साथ 9, 6 के साथ 9 मतलब 3 HCF दोबारा आ रहा है, गलत। 6 9 भी नहीं होगा। 7 और 8, ठीक है। अब उल्टा चला जाएगा 8 7, फिर जो आपने एलिमिनेट किए वो दोबारा आ जाएंगे। अब आप एक चीज़ देखें क्या, कि अगर मैं 1 और 14 A और B की वैल्यू मानूं तो आप देखेंगे क्या कि जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 81 और 81 × 14, ठीक है। आपने देखा 81 × 14 800 से बड़ा होने वाला है। आपको बोला है क्या नंबर लाई करनी चाहिए, मतलब इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये फैक्टर डिसाइड करवाएगा कि इन चारों में से कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है, सिर्फ ये लाइन डिसाइड करवाएगा। तो आपने देखा कि ये तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक नंबर 81 दे रहा है जो कि 500 से छोटा है, एक वैल्यू 700 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। फिर आपने देखा 81 × 2 जो कि कितना हो जाएगा 168, नहीं 162, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 500 से छोटा है। फिर आपने देखा 81 × 4 जो कि आपको 324 वैल्यू देगा, जो कि 500, ये भी गलत। मतलब 7 और 8 जो है A और B की वैल्यू रहने वाली है, क्योंकि अगर आप 7 की वैल्यू देखो तो 81 × 7 कितना हो जाएगा 568, जो कि 500 से बड़ा 700 से छोटा है। और 81 × 8 अगर मैं करूँ तो 648 आ जाएगा, जो कि 500 से बड़ा और 700 से छोटा, मतलब 500 और 700 के बीच में दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, लाए कर रहे हैं। तो आपने देखा सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब इनका जो रेसिप्रोकल है वो पूछा है, ठीक है, उनका जोड़ पूछा है। तो आपने देखा कि इनके रेसिप्रोकल का जो जोड़ आएगा, पहले तो इसका एलसीएम देखो भाई। आप देखोगे कि यार इसमें से ना ये 81 × 7 है, ये 81 × 8, तो एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा 81 × 7 × 8, ठीक है। और इधर 8 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। तो आपने देखा 15 तो है ही है ऊपर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 81। अब 15 पे आपको पता है ये 5 पे जाएगा, ये 27 पे जाएगा। तो 27 × 7 जो कि इतना आ जाएगा 9 8 जा
72, तो 2 रहने वाला है यूनिट डिजिट, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत। अब 1512 सही है, 1512 ही सही है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया जो है इतना बढ़ गया। आपने देखा कि पहले मान लो रेडियस कितनी थी r, अब कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, तो सरफेस एरिया आपने देखा इसके हिसाब से सरफेस एरिया क्या हो रहा था स्फीयर का, आपने देखा सरफेस एरिया जो होता था 4 पाई r स्क्वायर हो रहा था, और इसके हिसाब से क्या हो रहा है इतना। अभी देखा आपने कि जब रेडियस इंक्रीज हुई सरफेस एरिया इतना बड़ा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको कितना दिया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पूछा है डायमीटर बताइए ओरिजिनल स्फीयर का। सॉल्व कर लो। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आपने देखा r स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10r माइनस r स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है कितनी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, और ये 10r, और यहाँ पे कितना लिखा है ये 4 पे, अगर मैं इसको काट दूँ तो ये जाएगा। ठीक है, आपने देखा 68 जो होता है 17 दूनी 34, और फिर 24 जो होगा वो 6 पे चला जाएगा 176। तो आपने देखा ये क्या लिखा 22/7, तो ये जो है 8 पे जाएगा, तो 8 7 जा कितना 56 हो गया, मतलब 25 प्लस 10r जो है उसकी वैल्यू आपको कितनी देती 56। तो 10r की वैल्यू जो है वो 25 50 31, तो रेडियस की वैल्यू जो है 3.1 आ गई। आपसे पूछा डायामीटर बताना है, डायामीटर क्या होता है 2 गुना ऑफ रेडियस, तो 6.2 आ जाएगा आपका डायामीटर का वैल्यू। ठीक है, तो 6.2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको CGL में आने का चांस है। ठीक है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर बिलो 3000 से कम, मतलब इससे कम, टू द नंबर ऑफ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर 4000 से ज़्यादा और 5500 से कम। चलो देखो रेशो, आपने देखा कि ये कितना हो गया, ये हो गया 58 में अगर मैं 47 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, मैंने क्या किया 58 में 47 जोड़ा तो 105, हाँ बिल्कुल सही जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं इसका देखूँ 70, और ये कितना हो गया 70, एक सेकेंड, 4000 से ज़्यादा थी ना, तो 4000 से ज़्यादा मतलब यहाँ, और 5500 से कम मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये कितना हो गया 6 5 11 4 15 16 160 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा अब ये कितने पे काटेगा आपस में, ये काटेगा 32 पे और ये काटेगा 21 पे, तो 21:32 मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ फैमिली हुज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2000 और ज़्यादा, बस 4000 से कम, तो 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम, तो जोड़ दो। आपने देखा इनको जोड़ा तो कितना आ गया 7 5 12 और 5 17, 7 आएगा यूनिट डिजिट, तो सबका ही 7 आ रहा है। ठीक है, तो आप जोड़ दो 125 और 47, और अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 82, तो ये कितना आ गया 207। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। और एक बारी अगर मैं दोबारा देख लूँ इसको तो कुछ हर्ज नहीं है, 5 7 12 17 1 8 5 13 और 7 20। ठीक है, क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ फैमिली हुज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2500 से ज़्यादा और 4000 से कम, 2500 से ज़्यादा और 4000 से कम, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 47 में 55 जोड़ा और फिर 70 जोड़ा, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 172। ठीक है, और फिर आपने देखा इज व्हाट परसेंट है मोर देन द नंबर ऑफ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4500 और मोर पर 6000 से कम, तो 4500 से ज़्यादा 6000 से कम, ये कितना हो गया आपने जोड़ा 95 125 हो गया। ठीक है, और आपने देखा कि अब ये पूछा है कि ये इससे कितना ज़्यादा, तो आपने देखा कितना ज़्यादा है 12 में से 5 गए 7 और फिर 16 47 बाई 125 इंटू 100, तो आपने देखा ये 4 और ये 5 पे गया, तो 8 और 10 पे ही कर देते हैं सीधा, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो आएगी 37.6% आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बोला इफ 80% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, पहली बात तो आपने देखा IT में कौन कौन है, IT में 72 डिग्री है, इसमें 80% जो है और 40% जो
HR और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है वो फीमेल्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट इन दीज 3 डिपार्टमेंट। आपने देखा कि IT का तो 80%, अभी इसका 80% हो जाएगा 72 डिग्री का 4/5, ठीक है, और फिर 72 डिग्री का हो जाएगा 4/5, ठीक है, ओके। और फिर आपने देखा कि HR डिपार्टमेंट कौन सा है, HR ये वाला, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स वाला कौन सा है, अकाउंट्स वाला ये। तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा कि इन दोनों से वैल्यू आएगी 90, ठीक है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में वो 40% है, ठीक है, तो आपने देखा कितना परसेंट हो गया ये, आपने देखा कि ये 36% हो गया, 36 डिग्री सॉरी। और ये कितना हो गया, आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 288, 57.6 हो जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है 57.6 डिग्री, और यहाँ से कितना आ गया 36। एक सेकेंड, इंटू 40% किसका 57.60 इंटू 40। अब आपने देखा क्या कि 57.6 डिग्री जो हैं IT डिपार्टमेंट में वो लड़कियां हैं, और इसके अलावा अगर HR और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो टोटल मिला के लड़कियाँ कितनी हैं 36 डिग्री। तो आपने देखा टोटल लड़कियां हो कितनी गई, आपने देखा टोटल लड़कियां जो हो गई वो हो गई 7 6 13 और 5 93.6 डिग्री। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 1400 पे निकाल लो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा लेंथी हो गया है, कोई नहीं सॉल्व तो करेंगे। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, 93.6 इंटू 1400 डिवाइड बाई 360। तो आपने देखा 364 आपका आंसर आ जाएगा। क्या देखा आपने, आपने देखा इन 3 डिपार्टमेंट में लड़कियां कितनी हैं, इतनी। बाकी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि 360 डिग्री कंप्लीट एंगल से डिनोट होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दिए हुए हैं कितना 1400। तो आपकी 364 वैल्यू आ गई। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड IT डिपार्टमेंट एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन मार्केटिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। पहले तो देखो IT ये है, और प्रोडक्शन जो है वो ये है, ठीक है, इनका जोड़ करना है। उसके बाद आपको बोला है मार्केटिंग कौन सा है ये वाला, और अकाउंट्स ये वाला, तो इन दोनों का जोड़ करना है। ये कितना एक्सीड कर रहा है, तो आपने देखा कि कितना एक्सीड कर रहा है, वैल्यू निकाल लो। अगर मैं 72 को जोड़ूंगा 1.16 से तो आप देखेंगे 183.6 आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो आपने देखा 183.6, इन दोनों को जोड़ करके कितना आया 183.6 डिग्री, और इन दोनों का जोड़ करके आपके पास आ जाएगा, कर ही देता हूँ, 6 और 4 10, और 7 और 7 14, और 1 8 5 13 और 1 14, तो 144 डिग्री यहाँ से आया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ कितना जाएगा, आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अगर आ जाएगा 6 और 13 में से 9, 39.6 डिग्री आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 1400। तो आपने देखा कि अगर मैं 36 पे डिवाइड करूँ तो ये 1.1 आएगा, और ये 10 आ जाएगा, ये गया, तो 1.40 नहीं आएगा बाई 10, तो 154 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT डिपार्टमेंट। आपने देखा IT में कितने हैं 72, और मार्केटिंग कौन सा है ये, इसमें कितने हैं, तो आपने देखा कितना फ़र्क है, आपने देखा 14.4 डिग्री का डिफरेंस है, और पूछा किस पे IT पे पूछा है, इंटू 100%। तो आपने देखा कि वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर मैं देखूं तो ये आ गया 2 गुना है 5, ठीक है, तो 20% है, ठीक है। तो 20% जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स वर द प्रोडक्शन ऑफ द
वर द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री मोर देन द एवरेज इम्पोर्ट ड्यूरिंग द गिवन ईयर। तो आपने देखा इम्पोर्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो आपने देखा 410 और 450 अगर जोड़ो तो 860 में 375 और 800 जोड़ूंगा तो 850 में कितना हो जाएगा, इतना, और फिर 550 तो जोड़ूंगा 860 में 800 जोड़ा तो 1660 में 550 जोड़ा तो 2210, और अगर इसको डिवाइड करें 5 से तो 442 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज इंपोर्ट। कैसे किया, 410 मतलब सारे इंपोर्ट जोड़ दिए और नंबर ऑफ ईयर जोड़ दिए, कितने 5 साल है तो डिवाइड कर दो। आपने देखा टोटल एक्सपोर्ट न्यूमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपोर्ट आएगा, आपके पास एवरेज आएगा कितना 442। अभी पूछा है इन हाउ मेनी ईयर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो आपने देखा 442 से ज़्यादा वैल्यू कितने में है, 1 में, 2 में, 3 में और 3 में ही है। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक सेकेंड, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट इन इम्पोर्ट 2014 और 2016 और 2017। तो देख लो 2014, 16 और 17 आपने देखा 1210 आ गया, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2015 और 2016, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया, ये 1100 आ गया। ठीक है, तो ये तो गया, अभी ये 11 पे भी जाएगा, ये 10 पे गया और ये 11 पे गया, तो 11:10 इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, बाय व्हाट परसेंटेज आर द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन 2016 एंड 17। तो आपने देखा 800 है, इज़ लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट इन 2014, 2015 और 2018। तो आपने देखा कि 1500 वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कितना कम है, 700 किस पे, 1500 पे, तो 700 बाय 1500 इंटू 100%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46.7%। ठीक है, तो दैट्स ऑल द फॉर द टुडेज़ वीडियो। और एक और बात कि CPO 19 आज आपका ख़त्म हो चुका है, कल हम लाइव सेशन लेंगे किसका, CHSL 19 के यूनिक क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी करो कमेंट कर देना एंड फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।